खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये बुलेटिन खास कई मायनों में है क्योंकि हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से जुड़ते हैं जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, कोरोना वायरस से जुड़ी खबर हो, किसी अन्य योजना से जुड़ी खबर हो या फिर कोई और, आप तक हमारे रिपोर्टर्स सारी खबरें पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे। तो आपको इसलिए लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। लगातार अलग अलग जगह से वो हमारे साथ बने हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो राजस्थान में कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज नजर रहेगी। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक के बाद प्रशिक्षण शिविर होगा, तो वहीं बीजेपी विधायक भी होटल में शिफ्ट होंगे। राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद इस साल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फीस नहीं बढ़ेगी। कोरोना को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। मास्क न पहनने वालों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो ये तमाम खबरें राजस्थान की हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद पालावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें राजस्थान की हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की बड़ी खबरों की बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव की एक जो बड़ी खबर है वो यहाँ पर है। कांग्रेस की जहां बाड़ाबंदी चल रही थी तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है वो आज होगी और ये बैठक सुबह करीब 11 साढ़े 11 के आसपास स्टार्ट होगी और सबसे पहले जो भाजपा प्रदेश कार्यालय वहां पर यह बैठक होगी। सभी विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा और प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ाबंदी भी जो भाजपा विधायक है उनकी की जा सकती है। सीतापुरा स्थित एक होटल में व्यवस्थाएं की गई है जहां पर प्रशिक्षण शिविर होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये भी एक तरह की जो बाड़ाबंदी है वही है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से जेडब्ल्यू मेरियट में बाड़ाबंदी की गई है, उसी तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीतापुरा में जो होटल है वहां पर अब बाड़ाबंदी करेगी। तो ये बड़ी चीज यहां पर रहेगी क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास 72 जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि रालोपा के जो 3 विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में 75 की संख्या जो है वो यहां पर पहुंच सकती है। वहीं 2 कैंडिडेट जो है राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारे गए हैं। इसमें राजेंद्र गहलोत और ओकार सिंह लखावत दोनों कैंडिडेट हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि राजेंद्र गहलोत की जीत यहां पर पक्की दिखाई देती है, लेकिन क्या कुछ हो पाता है ओकार सिंह लखावत को लेकर के, क्योंकि 24 वोट जो हैं वो ओकार सिंह लखावत के खाते में पड़ते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है वो 122 से 125 तक यहां पर हो सकती है। तो ये बड़ी चीज है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। तो वहीं पर कोरोना संकट के इस काल में विद्यार्थियों को राहत दी गई है। स्टूडेंट्स को राहत देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस बार फीस जो है वो नहीं बढ़ाएगी और पहले जिस तरह से हर कोर्स में 10% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की जाती थी, लेकिन इस बार इस तरह की जो बढ़ोतरी है वो नहीं की जा सकेगी। तो वहीं यदि बात करें राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस ने राजस्थान एपेडमिक अध्यादेश जो लागू हुआ है उसके तहत अब तक 90,000 से ज्यादा कार्रवाई की है। मास्क नहीं पहनने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई और अब तक 1,73,00,000 से ज्यादा का जो जुर्माना है वो यहाँ पर वसूल कर लिया गया है। तो ये सब तमाम जो खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। जी, तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जो अरविंद आप तक पहुंचा रहे हैं। बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 400 करोड़ से ज्यादा राशि से निर्मित पुल की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित रोहतास के सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का भी शिलान्यास करेंगे। चुनावी मोड में सीएम नीतीश कुमार हैं और कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें वो लागू कर रहे हैं। कई सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी वो आज करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज बिहार के लिए भी कई मायनों में। इस पर श्रीकांत प्रत्यूष, रेजिडेंट एडिटर बिहार के हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं बिहार की? देखिए, बिहार में चुनाव है 4 महीने बाद, तो चुनावी सरगर्मी तो बढ़ेगी और नीतीश कुमार लगातार ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। आज भी 400 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो चुनाव के पहले मुख्यमंत्री
चाहे किसी भी राज्य का हो, कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं की शिलान्यास कर दे और उद्घाटन कर दे। तो वही है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाए चुनाव के पहले, क्योंकि जब आचार संहिता लगेगा तो कोई काम हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके पहले जो भी काम शुरू हो जाएंगे उन पर कोई रोक भी नहीं रहेगी। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्घाटन और शिलान्यास का काम है उसको निपटा लें। और विपक्ष काफ़ी हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोरोना की चिंता ही नहीं है, केवल चुनाव की चिंता में डूबे हुए हैं। हर उनका कदम चुनाव को लेकर उठ रहा है। लालू यादव ने हमला किया रांची रिम्स से ट्विटर के जरिए और कहा कि पूरे देश के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, वो मूर्ख हैं क्या? नीतीश कुमार ही एक काबिल हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जेडीयू ने जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखावा नहीं करते हैं, वो काम करते हैं और लगातार सभी विभागों के अधिकारियों से, कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं। कल भी बैंक कर्मियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। तो नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में सब कुछ सामान्य हो जाए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग हैं उनका हाल चाल ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन विपक्षी से नीतीश कुमार का चुनावी अभियान बता रहा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होने वाला है। जेडीयू के नेता, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। आपको पता है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था और उस वीडियो में दिखाया गया था कि गाली दे रहे लालू यादव को अशोक चौधरी। वो वीडियो एडिटेड था, ओरिजिनल वीडियो डाल दिया था अशोक चौधरी ने और उसके बाद तेजस्वी यादव घिर गए थे। उनसे माफ़ी की मांग की थी, अपना वीडियो डिलीट करने की मांग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने न माफ़ी मांगी है और न वीडियो डिलीट किया है। अब अशोक चौधरी आज मुकदमा दर्ज करेंगे तो मुश्किल बढ़ने वाली है तेजस्वी यादव की। तो बिहार में केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए सब कुछ हो रहा है। मुकेश सहनी पहुंच गए हैं, उन्होंने 40 सीटों की सूची तैयार कर ली है कि इन सीटों पर लड़ना है। यानी महागठबंधन में सीटों की संख्या और सीटों के चयन को लेकर भी घमासान होना है, क्योंकि पहले बात उठ रही थी कि केवल सीटों की संख्या को लेकर घमासान है, लेकिन अब तो महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उन्होंने सीट भी तय कर लिया है कि इसी सीट से चुनाव लड़ना है। और उन्होंने उन सीटों को तय किया है जहां पर आरजेडी का सिटिंग विधायक नहीं है, कांग्रेस का सिटिंग विधायक नहीं है। तो जो जहां पर सिटिंग विधायक आरजेडी कांग्रेस के नहीं है उन सीटों में से वो चुनने लगे हैं। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने किसी से बात नहीं की है। अब परेशानी बढ़ रही है, चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सारे तमाम नेता अब दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। 21 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से दिल्ली में हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल जो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 20 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद 21 या 22 को दिल्ली में महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कैसे समझौता आगे बढ़ेगा, कैसे तेजस्वी यादव जो किसी भी घटक दल के नेता से बातचीत नहीं कर रहे हैं उनको रास्ते पर लाया जाए। और कांग्रेस तो पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगा तब तक ये फैसला नहीं हो पाएगा कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, महागठबंधन का नेता कौन होगा। और कल जीतन राम मांझी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 25 तारीख तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना तो बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए में जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है और कांग्रेस पार्टी आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मुकेश सहनी की बात बीजेपी से चल रही है, लेकिन ये तय नहीं है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। अगर आरजेडी में या महागठबंधन में उनको डिप्टी सीएम का पद अनाउंस होता है उनके लिए तो वही रह जाएंगे। तो ये अहम खबरें बिहार की हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर समन्वय समिति को हरी झंडी मिली है। इसको लेकर जल्द ही सूची भी बनाई जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में रेत, शराब और भू माफियाओं का राज चल रहा है। साथ ही कोरोना के मामले भी प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति सामने आ रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए अंशिका, सबसे पहले तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और यहाँ पर जो कोरोना के केस हैं वो कल सिर्फ पॉजिटिव केस हैं वो 44 केस मिले थे। लेकिन बता दूं कि कल
छत्तीसगढ़ में 116 मरीज डिस्चार्ज हुए, जो राहत भरी भी खबर है। और उसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है, कोरोना का आंकड़ा, वो 1700 के पार हो गया है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना के नए नए मामले देखने जा रहे हैं, लेकिन कल ही 116 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो के गए हैं। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। दूसरी बात बता दूं कि राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार जब बनी, उसके पहले कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं एवं नेता हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिलनी थी, और जिम्मेदारियों के साथ बता दूं कि वो निगम मंडलों में जगह मिलेगी। तो इसके लिए कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम एवं समन्वय समिति की बैठक हुई, और इसमें हरी झंडी मिल गई है। अब जो छत्तीसगढ़ में निगम एवं मंडलों में अब जल्द ही लाल बत्ती मिलने वाली है। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है, लेकिन इस रेस में बहुत से बड़े बड़े कार्यकर्ता एवं नेता भी हैं, क्योंकि चूंकि अभी 15 साल वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, तो उन्हें भी आस है और उन्हें भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ये उनकी आस है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द निगम एवं मंडल में जो कुर्सियां जिस तरीके से खाली थी, और अब निगम मंडल में लाल बत्ती भी मिलने वाली है। तीसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी यहाँ पर सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वर्चुअल क्लास लगाई जा रही है, रैली लगाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो कल यही यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक एवं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु देसाई, उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया है, और रेत माफिया एवं अन्य शराब को लेकर उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है कि जो प्रदेश की सरकार है भूपेश बघेल, वो यहाँ पर यह जो शराब परोस रही है, साथ ही वो यहाँ पर रेत माफियाओं को पनाह दे रही है। तो लगातार यहाँ पर विपक्ष सरकार पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन अपने संगठन में वह अभी तक ऐसी कुछ भी कार्य नहीं कर रही है जिससे वो विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा सके। जी, तो ये तमाम चीजें हैं, महत्वपूर्ण खबरें ये छत्तीसगढ़ की हैं, और लगातार हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से बने हैं, जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बात झारखंड की करें तो सरकार 18 जून से राज्य के हर घर में कोरोना जांच का अभियान शुरू करेगी। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में जाएंगे और लक्षणों के आधार पर हर परिवार के सदस्य की कोरोना जांच करेंगे। आज सीएम पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जुड़ेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने 50,000 सखी मंडलों को 75 करोड़ का फंड दिया है। तो वहीं 18 जून से शुरू होने जा रहे कोयला खदानों की नीलामी से झारखंड को 90,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता अमित, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए, कोविड-19 को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि 18 जून से हेमंत सरकार हर घर जांच का अभियान शुरू करने जा रही है, और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में सरकार का फोकस होगा। बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा जाएगा, विशेष रूप से उनका सैंपल लिया जाएगा, लक्षणों के आधार पर ये जांच होगी। चूंकि स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि प्रति 10 लाख 2800 टेस्ट अभी किए जा रहे हैं, ये बहुत कम है, और इसको देखते हुए अब हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश में हम सघन जांच अभियान चलाएंगे। 18 जून से ये शुरू होगा। 24 घंटे में 43 नए केसेस सामने आए हैं। अभी तक कुल 850 करीब एक्टिव केसेस हैं झारखंड में। ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये एक अच्छी खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि प्रधानमंत्री आज जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, उसमें झारखंड भी शामिल है। हेमंत सरकार का कहना है कि उनका होमवर्क पूरा है, उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद ही वो कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लेंगे। मसलन कि क्या देवघर में श्रावणी मेला शुरू करना चाहिए कि नहीं, जो मांग है यहाँ रेहड़ी पटरी वालों की या कपड़ों की दुकानें खोलने की जो मांग है, इस मांग पर वो फैसला तब लेंगे जब प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर ये है कि 75 करोड़ का फंड 50,000 सखी मंडलों के लिए हेमंत सरकार ने रिलीज किया है। इससे करीब 6 लाख परिवारों को लाभ होगा। तो कोविड-19 के इस संकट में जब नकली
नकदी को लेकर बहुत समस्याएं आ रही हैं आम लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, बहुत निम्न वर्ग में। तो मुझे लगता है कि इस 75 करोड़ के फंड से जब प्रत्येक सखी मंडल को 15-15 हज़ार रुपए का इससे लाभ होगा, तो मुझे लगता है कि नकदी जो है वो नीचे तक पहुंचेगी और आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। कम से कम 6 लाख परिवार को तो इससे राहत मिलेगी ही। चौथी बड़ी खबर ये है कि 18 जून से केंद्र सरकार जो कमर्शियल माइनिंग शुरू कराने जा रही है देश भर के कोयला खदानों में, उसमें 103 वर्ग किलोमीटर में फैले 22 कोयला खदान झारखंड के भी हैं। 90,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा झारखंड की सरकार को, 50,000 से ज़्यादा रोजगार सृजित होंगे। तो इससे एक कहीं ना कहीं निवेश भी आएगा और झारखंड की समृद्धि भी बढ़ेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री है उनका ये कहना है कि नीलामी की प्रक्रिया को कुछ दिन टाल दिया जाए, कुछ आगे और बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो फिलहाल ये 3-4 बड़ी खबरें हैं झारखंड से। जी बिल्कुल अमित, ये अहम खबरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन सीधे चलते हैं राजस्थान, जहां से अरविंद पलावत हमारे संवाददाता बने हैं। अरविंद, हम बात कर रहे थे राजस्थान की, कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज नजर रहेगी, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात ये कि चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी भी इस कोशिश में है कि अपने विधायकों को वो ना खोए, और यही वजह है कि आज बीजेपी विधायक भी होटल में शिफ्ट किए जाएंगे। कौन से होटल में शिफ्ट किए जाएंगे, क्या जानकारी मिल रही है, कब शिफ्ट किए जाएंगे, और वो कौन से ऐसे विधायक होंगे जिन्हें होटल में शिफ्ट किया जाएगा? निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 72 जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के, जबकि 3 विधायक जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो सांसद हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, उससे जो 3 विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई भी निर्दलीय जो विधायक है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिखाई नहीं दे रहा। सभी जो 13 विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में, और ये जो 13 विधायक है इनमें से जो 11 विधायक है वो कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि से, यानी कांग्रेस से बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया, बीजेपी के कैंडिडेट को हराया, और अब विधानसभा में है। तो ऐसे में ये जो 11 विधायक हैं, इनके साथ ही 2 अन्य जो विधायक हैं निर्दलीय, इस तरह से निर्दलीय का जो टोटल जो 13 फिगर है वो पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ में अभी तक दिखाई दे रहा है। हालांकि मतदान के दिन क्या कुछ होता है वो अलग बात होगी, लेकिन अभी तक जो सभी विधायक है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में 75 जो विधायक है उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, और लगभग 75 में से जो अधिकांश जो विधायक है वो आज ही यहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 18 तारीख को होटल क्राउन प्लाजा जो सीतापुरा में रहेगी, जहां पर कांग्रेस की बाड़ाबंदी, जो वहां पर बीजेपी की बाड़ाबंदी रहेगी, तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचेंगी 18 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी दिन यहां पर पहुंचेंगी। तो ऐसी स्थिति में अब कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वो शुरुआत कर दी है, जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस की जो सरकार है वो इस वक्त होटल में आराम कर रहे हैं, होटल में मनोरंजन कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सवाल जो उठाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी पर, अब खुद भारतीय जनता पार्टी अगर होटल में जाती है तो ऐसे ही सवाल उन पर भी उठना लाजमी हो जाएंगे। तो ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल अरविंद, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। बिहार की ओर में एक बार रुक करूंगी। आज बिहार में श्रीकांत 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे नीतीश कुमार। इससे जनता को क्या लाभ होगा? क्या ये सिर्फ लोक लुभावन है या फिर वाकई इससे आने वाले समय में फायदा मिलेगा जनता को? और दूसरी चीज, महागठबंधन की बात भी आप कर रहे थे, तो अभी लगातार ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि महागठबंधन की तरफ से कि हम चुनाव को जीत लें किसी तरह, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच सीएम का चेहरा कौन होगा अगर जीत जाती है 1% महागठबंधन? तो देखिए, महागठबंधन में इसी बात को लेकर रार मची हुई है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। आरजेडी के तो सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग महागठबंधन के घटक दल के नेता लगातार कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से ये कहते हुए मना कर दिया था पहले भी कि लालू यादव ही कोऑर्डिनेट करेंगे। अब कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, आधिकारिक तौर पर वो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? लालू यादव से बातचीत करके ही रास्ता निकलेगा, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है घटक दलों के नेताओं का, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लीड रोल में आती हुई दिख रही है। सारे घटक दल के नेता कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि आप नेतृत्व करिए, तो आप आगे बढ़िए और आप आरजेडी से बात करिए। तो
तो मानकर चलिए कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि घटक दलों के नेताओं से वो खुद बात नहीं करेंगे। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बात करेंगे, जिनके साथ बातचीत के लिए घटक दल का कोई नेता तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आगे आने की तैयारी में है और कांग्रेस पार्टी ही घटक दलों के लिए अपने लिए सीटों की मांग करेगी आरजेडी से। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बराबर बराबर सीटों पर यह समझौता हो, यानी कांग्रेस पार्टी और तमाम घटक दलों को आधी सीटें दी जाएं और आधी सीटों पर आरजेडी लड़े। और मानकर चलिए कि इसी समझौता पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जहां तक बात है बिहार में उद्घाटन शिलान्यास की आप बात कर रही थी, तो ये चुनावी साल है, चुनाव के पहले सरकारें ऐसा करती हैं और इसका फायदा तो पहुंचेगा ही। सड़क पुल पुलिया का निर्माण होगा तो लोगों को राहत पहुंचेगी। नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और उसी अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार वो जी जान से जुटे हुए हैं। सड़क और पुल पुलियों का निर्माण करा रहे हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि बिहार में पिछले 5-7 साल में सड़कों का जाल बिछा है। गांव, शहर, टोले, छोटे छोटे कस्बे में भी सड़कें पहुंच गई हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं। ये तो उपलब्धि है। लेकिन तेजस्वी यादव प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर, कोरोना संकट को लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटे हैं और वो चुनाव के पक्ष में अभी दिख नहीं रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को चुनाव फोबिया हो गया है, वो डर रहे हैं चुनाव से, क्योंकि उनको पता है कि अभी चुनाव में जाएंगे तो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, ये तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाया। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।